सो हे गाइस, मिस्टीरियस ट्रीजर सीरीज के एक और न्यू एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हमें फैंगी और उसके दोस्तों का नया एडवेंचर देखने को मिलेगा। जैसा कि अभी तक अपने सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि फैंगी अपने दोस्त शैनपाओ और फैटी के साथ में मिलकर जूजिया की बॉडी में से उसकी डार्क एनर्जी को निकालने के लिए एक गुफा की तलाश में मिस्टर एमिंग के पास में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो सबसे पहले उनका दिल जीतने के लिए मिस्टर एमिंग के द्वारा बेची जा रही लकड़ियों के काफी अच्छे दामों को लगवा देता है, जिससे कि मिस्टर एमिंग को 1 मिलियन युआन मिल जाते हैं। यहाँ तक कि फैंगी ने मिस्टर एमिंग के ग्रैंड डॉटर आजू के भी पैरों को ठीक कर दिया था, इसीलिए वो तुरंत ही उन लोगों की मदद करने के लिए भी तैयार हो चुके थे। लेकिन जब ये सभी के सभी लोग रास्ते में से होकर जा रहे होते हैं तो फिर तभी वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और बड़ा भालू आ चुका था, जो कि सीधा अटैक करने को जा रहा होता है फैटी के ऊपर। इसके बाद फिर हमारे न्यू एपिसोड की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं फैटी को, जिसकी भालू को देखकर काफी ज्यादा फट चुकी थी और इसीलिए वो उससे डरकर काफी तेजी के साथ में यहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो भालू भी हार मानने को तैयार नहीं होता, जिससे कि फिर फैटी को बचाने के लिए उस भालू के सामने आ जाता है फैंगी, जो कि अपने एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन का अटैक कर देता है उस भालू के ऊपर, जिससे कि वो अटैक से काफी दूर तो चला गया था, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं होता। फैंगी सबसे पहले उस भालू को अपने पीछे लगा लेता है और मौका पाते ही दोबारा से अपनी एक और स्पिरिचुअल फॉर्मेशन का अटैक उस भालू के ऊपर कर देता है, जिससे कि वो थोड़ा सा इंजर्ड भी हो चुका था। जो बात अब उस भालू को भी समझ में आ चुकी थी कि वो चाहकर भी इस इंसान को हरा नहीं पाएगा, इसीलिए फिर वो तुरंत ही यहाँ से दुम दबाकर भाग भी गया था। जिसके बाद फिर फैंगी यहाँ से अपने साथियों के साथ में भी आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पर फैटी तो उन लोगों से ये कह रहा था कि अब मैं कभी भी भूलकर यहाँ पर नहीं आऊंगा, क्योंकि आज तो यहाँ पर तुम लोगों की वजह से मेरी जान ही निकल जाती। ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद जूजिया को काफी ज्यादा दुख भी हो रहा था। उसको ये लगने लगता है कि शायद ये सब कुछ उसी की वजह से तो हो रहा है। इसको दिलासा देने के लिए फैंगी उसके पास में जाता है और उसको पानी पीने के लिए देता है। दूसरी तरफ हम शैनपाओ को देखते हैं, जो कि फैटी को डांट रहा था। वो उससे कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक मर्द होते हुए इतने ज्यादा डरते हो। तो फैटी उससे कहता है कि अगर अब तुमने दोबारा से ऐसा कहा तो मैं इस जगह को छोड़कर चला जाऊंगा। जिसके बारे में फिर फैंगी जूजिया से ये कहता है कि फैटी की बातों को ज्यादा दिल पर मत लेना, उसका तो काम ही है बड़बोलों के जैसे बकवास करना। तो जूजिया उससे कहती है कि ठीक है, मैं इसके बारे में वैसे भी ज्यादा सोचती नहीं हूँ। तभी मिस्टर एमिंग यहाँ पर उन लोगों से ये कहने लगते हैं कि क्या तुम लोग अपने सामने उस माउंटेन को देख रहे हो, क्योंकि तुम जिस केव में जाना चाहते हो वो तुम्हें वहीं पर मिलेगी। लेकिन इस माउंटेन की ऊंचाई भी वाकई में काफी ज्यादा होती है, जिसके नीचे भी पहुंचना एक बहुत ही बड़ा टास्क होने वाला था। लेकिन जैसे तैसे करके ये पांचों के पांचों उस माउंटेन के नीचे पहुंच जाते हैं, जिसकी ऊंचाई मानो बादलों में छुपी हुई थी। लेकिन ये पांचों ही लोग अपनी अपनी रस्सियों का यूज करते हुए ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं, जहाँ पर हमेशा की तरह फैटी ही वहाँ से फिसलने वाला था। तो शैनपाओ उससे कहता है कि जरा संभल कर चलो, तुम्हारा वैसे भी वजन काफी ज्यादा है। लेकिन फिर फाइनली काफी मशक्कत करने के बाद ये पांचों के पांचों उस माउंटेन पर आ ही जाते हैं, जहाँ पहुंचने के बाद मिस्टर एमिंग उन लोगों को अपना गांव दिखाते हैं कि देखो वो रहा हमारा गांव, जो कि वाकई में इतनी ऊंचाई से काफी ज्यादा छोटा लग रहा था। जिसको देखकर फैंगी ये कहता है कि ये तो देखने में बगुआ फॉर्मेशन के जैसा लग रहा है, हो सकता है कि जिस इमॉर्टल के बारे में मिंगोंग ने पहले बताया था वो भी जरूर मेरे जैसा ही कोई पावर्स वाला इंसान होगा। फैंगी के पास में गवाला नाम का ट्रीजर है तो दूसरे के पास में कोई दूसरा ट्रीजर भी होगा। लेकिन अब उन लोगों के सामने उनका असली एम्बिशन तो होता है वो गुफा, जिसको देखने मात्र से ही फैंगी को तो बड़ी ही अजीब सी फीलिंग आने लगी थी, क्योंकि ये जगह देखने में बाहर से जितनी ज्यादा डरावनी लग रही थी, ये अंदर से उतनी ही ज्यादा मिस्टीरियस हो सकती है। लेकिन मिस्टर एमिंग कहते हैं कि चलो, हमें जिस गुफा में जाना था ये वही है, जिसकी तरफ ये पांचों के पांचों ही लोग बड़ी ही धीमी गति से बढ़ने लगे थे। जहाँ पर बढ़ते हुए फैटी तो ये कहता है कि शायद ये मुझे देखने में किसी कहानी के जैसा लग रहा है। जहाँ पर रुकते हुए फैंगी मिस्टर एमिंग से ये कहता है कि अब आपको हम लोगों का यहीं पर रुककर इंतजार करना होगा। मैं अपने साथियों के साथ में इसके अंदर जाऊंगा और अगर मैं 24 घंटों तक वापस लौटकर नहीं आया तो आप किसी को बुलाकर लाएंगे और हम लोगों का रेस्क्यू मिशन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अब मिस्टर एमिंग उस मंजर को याद करने लगते हैं जब पिछली बार वो यहाँ पर किसी को अपने साथ में लेकर आए थे, जिस वक्त उनकी ही आंखों के सामने उनके सभी के सभी साथियों को जान से मार दिया गया था, जिनको वो चाहकर भी बचा ना सके थे। इसीलिए वो फैंगी से ये कहते हैं कि देखो, अगर मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़ी तब भी मैं तुम लोगों के साथ में ही रहना चाहता हूँ। लेकिन फैंगी उनसे कहता है कि आप मेरी बात मानिए और यहीं पर रुकिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द बाहर आ जाएं। शैनपाओ भी मिस्टर एमिंग को ये समझाता है कि आप हमारे भाई फैंगी को ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, ये मत भूलिए कि मेरा भाई इकलौता ऐसा इंसान है जिसके पास में सुपर पावर्स हैं। जिससे कि फिर मिस्टर एमिंग उन लोगों से ये कहने लगते हैं कि चलो ठीक है, लेकिन मेरी इस बात को भी याद रखना कि अगर वहाँ पर कोई भी छोटी मोटी गड़बड़ भी होती है तो बिना कोई बहादुरी दिखाए तुम लोग जल्द से जल्द वहाँ से बाहर आ जाओगे। तभी फैंगी उन तीनों
से ये कहता है कि मैंने तुम लोगों को जो प्रोटेक्टिव जेड पेंडेंट दिया था वो तुम लोगों की किसी भी तरीके की डार्क एनर्जी से बचाने में मदद करेगा। तो शैनपाओ और फैटी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम लोग तो उसको हमेशा ही अपने साथ में रखते हैं। लेकिन फैटी तो ये कह रहा था कि मैं यहाँ पर मिस्टर एमिंग के साथ में रुकना चाहूंगा। लेकिन शैनपाओ तो उसको खींचकर ले जाने लगता है कि तुम आकर यहाँ पर क्या ही कर लोगे। जिसके बाद फिर ये चारों के चारों एक खतरनाक गुफा में अनजाने सफर पर निकल चुके थे। वो लोग अपने आगे के रास्ते को देखने के लिए अपने अपनी टॉर्चेस का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर अंधेरे की मात्रा को देखकर फेंगी चूजिया से ये कहता है कि मेरे ख्याल से हम लोग किसी डार्क प्लेस के करीब आ चुके हैं। लेकिन अभी भी उन लोगों को इस गुफा के अंदर वो जगह नहीं मिली थी जो कि सबसे ज्यादा जरूरी थी। और साथ ही ये जगह उन लोगों की सोच से भी ज्यादा मिस्टीरियस है। यहाँ पर काफी ज्यादा डार्क एनर्जी वाले क्रिएचर्स भी पाए जाते हैं, जिनके अचानक से ही तभी शैनपाओ को आवाज आती है। तो फैटी डरते हुए ये कहता है कि भाई क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर ये किस चीज की आवाज थी। तो शैनपाओ से ये कहता है कि देखो ये तो मुझे भी पता नहीं है कि ये आवाज किस चीज की थी, लेकिन मैं ये बात जरूर से कह सकता हूँ कि ये गुफा एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री बनकर हमारे सामने आएगी। कि इसके अंदर के अंधेरे के साथ साथ यहाँ की सर्दी भी बढ़ते जा रही थी। तो फेंगी उन लोगों से ये कहने लगता है कि वैसे मुझे अभी तक यहाँ पर कोई भी जीएन स्टोन भी नजर नहीं आया। साथ ही वो यहाँ पर जिस हेक्साग्राम को यूज कर रहा था वो भी उसको इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ठंडी हवा आने वाली है। लेकिन फेंगी के हिसाब से उसका काम पूरा करने के लिए ये जगह सबसे ज्यादा बेस्ट थी। जो बात सुनकर फिर चूजिया फेंगी से ये कहती है कि लेकिन अभी तक हमें यहाँ पर कोई भी जीएन स्टोन नजर क्यों नहीं आया, क्योंकि ये बात मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से याद है कि तुमने पिछली बार कहा था कि जीएन स्टोन केवल उसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में डार्क एनर्जी हो। फेंगे कहता है कि हाँ मैंने कहा था, क्योंकि ऐसा होता भी है, क्योंकि जहाँ पर भी जीएन स्टोन होते हैं वो अपने आसपास की पॉजिटिव एनर्जी को खत्म कर देते हैं। इसलिए अब हम लोगों का काम केवल इतना सा ही है कि हम सबको मिलकर इस गुफा की सबसे ज्यादा डार्क प्लेस को ढूंढना पड़ेगा और वहाँ पर पहुंचकर मुझे केवल अपनी फॉर्मेशन को रिवर्स ही करना है, जिससे कि बहुत ही जल्द चूजिया की बॉडी से वो नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी। जिसके बाद फिर ये चारों के चारों अपने रास्ते पर आगे बढ़ने लगे थे। लेकिन तभी अचानक से ही चूजिया के हाथों से उसकी टॉर्च नीचे गिर जाती है, क्योंकि अब दोबारा से चूजिया के ऊपर वो डार्क एनर्जी हावी हो चुकी थी। जो चीज देखकर फैटी की तो दोबारा से फट जाती है। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले फेंगी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करता है, लेकिन इस डार्क जगह पर होने की वजह से फेंगी की एनर्जी काम में नहीं आती और चूजिया दोबारा से अटैक करने को जैसे ही रेडी होती है तो फेंगी अपने मिस्टीरियस ट्रीजर गबाला को यूज करता है, जिसकी मदद से वो बहुत ही जल्द चूजिया के अंदर की डार्क एनर्जी को दोबारा से दबा देता है। चूजिया के ठीक होते ही फेंगी उसको संभालने के लिए पहुंच चुका था। चूजिया फेंगी से कहती है कि मैं जानती हूँ मैं दोबारा से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। फेंगी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ की सर्दी तुम्हारी डार्क एनर्जी को ट्रिगर कर रही है। शुक्र मनाओ कि मेरे पास में गवाला है जिसने तुम्हारी बॉडी की डार्क एनर्जी को थोड़े समय के लिए तो कंट्रोल कर ही लिया। तो चूजिया कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम ये ट्रीजर मुझे दे दो, लेकिन फेंगी ऐसा नहीं कर सकता था। शैनपाओ चूजिया से ये कहता है कि तुम आकर यहाँ पर करना क्या चाहती हो, लेकिन फेंगी उसको ये समझाता है कि ये गवाला मेरे लिए मेरे पेरेंट्स के द्वारा छोड़ा गया था। तो शैनपाओ उससे ये पूछता है कि भाई फेंगी क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन थे, लेकिन फेंगी को तो केवल इतना पता होता है कि वो अपने मास्टर को अपने दरवाजे पर मिला था इसी गवाला ट्रीजर के साथ में। वो बताता है कि जब मास्टर ने मुझे पहली बार अपनी गोद में लिया तब मेरे पास में केवल गवाला ही था और ये जो मेरे अंदर पावर है वो भी गवाला की ही देन है। या शायद ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स के पास भी सुपर पावर्स हो और उन्हें किसी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद किसी दिन वो मेरे सामने होंगे। तो शैनपाओ कहने लगता है कि इससे बड़ी खुशी की बात तो हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती और मुझे तो आज तक तुम्हारे इस सीक्रेट के बारे में पता ही नहीं था। तो फैटी उन लोगों से ये कहने लगता है कि वैसे अगर मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं तो मुझे आज तक किसी भी सुपर नेचुरल पावर वाले इंसान के बारे में पता चला ही नहीं है जिसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल हो। नहीं तो शायद हमें 18 साल पहले उस वारदात के बारे में पता चल गया होता कि असल में हमारे भाई फेंगी के साथ में हुआ क्या था। तो फेंगी कहने लगता है कि चलो अब छोड़ो उस बात को, वो हमारे लिए अभी उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। सबसे पहले हमें चूजिया के मसले को सुलझाना है। चूजिया कहती है कि जैसे ही वो डार्क एनर्जी मुझ पर हावी हुई मुझे सर्दी फील नहीं हो रही थी। फेंगी कहता है कि मैंने जिस सील को बनाया है उसको ब्रेक करना इतना भी आसान नहीं है, इसीलिए जल्द से जल्द यहाँ के सबसे ज्यादा डार्क प्लेस को ढूंढ लो। आगे चलने पर उन लोगों को काफी बड़े बड़े साइज के क्रिस्टल्स भी नजर आते हैं। इनके साथ साथ यहाँ पर कुछ इतनी ज्यादा खतरनाक चीजें भी मौजूद होती हैं। अगर वो गलती से भी कोलैप्स कर गई तो ये सभी के सभी लोग यहीं पर मारे जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ क्रिस्टल्स को देखने लगता है जो कि बहुत ही ज्यादा शार्प थे। चूजिया फेंगी से ये कहती है कि इन क्रिस्टल्स का यहाँ पर होने का मतलब तो यही है इस जगह पे जरूर से कोई ना कोई रिवर तो होनी ही चाहिए। तो फेंगी कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर वाटर की स्मेल को सेंस कर सकता हूँ, लेकिन इन लोगों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्पाइडर ने भी नजर रखी हुई
हुई थी जो कि पूरी तरीके से डार्क एनर्जी से भरी हुई होती है। तभी आगे बढ़ते हुए फैटी ये देखता है कि उनमें से एक क्रिस्टल में अपने आप ही क्रैक्स आने लगे थे। इसके अगले ही पल यहाँ के सारे क्रिस्टल्स अपने आप ही कोलैप्स भी करने लगते हैं। कि फिर तुरंत ही ये चारों के चारों अपनी जान बचाकर आगे की तरफ भागने लगे थे। फेंगी यहाँ पर चूजिया को बचाते हुए कहता है कि जल्दी से भागो वरना हम लोग मारे जाएंगे। लेकिन एक जगह पर शैन पाओ और फैटी फंस चुके थे और उन दोनों के ऊपर एक काफी बड़ा क्रिस्टल भी गिरने वाला था, जिनको बचाने के लिए फेंगी अपनी सुपर पावर का यूज करता है और उसको कई टुकड़ों में तोड़कर रख देता है। और फाइनली काफी मुश्किलों के बाद ये लोग यहाँ से बचकर थोड़े से आगे निकल ही चुके थे। लेकिन ये बात इन लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी कि आखिर ये क्रिस्टल्स अपने आप ही कोलैप्स कैसे कर गए। जिसके बाद में फेंगी चूजिया को ये बताने लगता है कि ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि हम लोग इस गुफा की डार्क प्लेस के काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं। जैसे यहाँ पर थोड़ी सी सर्दी बढ़ेगी ये क्रिस्टल्स अपने आप ही जुड़ जाएंगे। तो फिर तभी फैटी फेंगी से ये कहता है कि क्या तुम मेरे पेंडेंट को दोबारा से ठीक कर सकते हो, क्योंकि उसके साथ साथ यहाँ पर इन तीनों के ही पेंडेंट्स टूट चुके होते हैं, जो चीज उन लोगों के लिए काफी ज्यादा बड़े खतरे को सामने ला सकती थी। इसलिए फेंगी उन लोगों से ये कहता है कि इस बार मुझे यहाँ के कोल्ड को मद्देनजर रखते हुए इन्हें रिफाइन करना होगा, जिससे कि फिर तुम लोग कितनी भी ठंड में क्यों ना चले जाओ ये कभी भी ब्रेक नहीं होंगे, जिसमें मुझे लगभग आधे घंटे का समय लगेगा, तो कहीं पर भी मत जाना। इसके बाद फिर फेंगी यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए उन पेंडेंट्स को रिफाइन करने लगता है। विशेनपा यहाँ पर फैटी से ये कहता है कि क्या तुम मेरे साथ में पी करने के लिए चलना चाहते हो। वो नहीं जाता तो शेनपाओ तो उसको जबरदस्ती घसीट कर ले जाता है और वो दोनों ही यहाँ से ज्यादा अंधेरे वाली जगह पे चले जाते हैं। शेनपा यहाँ पर बनी हुए किसी अजीब तरीके के पूल के अंदर पी कर रहा था, लेकिन अचानक से ही उस छोटे से पूल में से कुछ अजीब तरीके का मिस्ट निकलने लगा था, जिसका कलर अचानक से ही थोड़ी देर में चेंज भी हो चुका था। साथ ही उन लोगों के सामने कुछ खतरनाक सी स्पिरिट्स भी आ चुके थे। शेनपाओ कहता है कि हम लोगों को जल्दी से इसके बारे में फेंगी को बताना होगा, क्योंकि ये जो स्पिरिट उन लोगों के सामने आई होती है वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी, जो कि तुरंत यहाँ पर फैटी और शेनपाओ के चारों तरफ घूमने लगती हैं उनको डराने के लिए, जिससे कि वाकई में वो लोग काफी ज्यादा उनसे डर भी रहे थे। फैटी तो ये भी कहता है कि भाई मेरा डर की वजह से मूत निकल गया। जहाँ पर तभी अचानक से एक स्पिरिट जैसे ही उन पर अटैक करने के लिए जाती है तो उन दोनों को बचाने के लिए तुरंत ही वहाँ पर पहुंच जाता है फेंगी, जो कि अपने केवल एक ही अटैक से उन स्पिरिट्स को खत्म भी कर दिया था। लेकिन उन दोनों को फेंगी के अंदर भी डार्क एनर्जी नजर आती है, जिसके जब थोड़ी देर बाद फेंगी और चूजिया दोनों ही उन दोनों के पास में जाते हैं तो फेंगी को फैटी और शेनपाओ तो बेहोश डले हुए नजर आते हैं, जिनको चेक करने के बाद फेंगी को यह पता चलता है कि इन दोनों ने यहाँ पर कोई एक इल्यूजन देखा। चूजिया कहती है कि पेंडेंट ना होने की वजह से देखो इन लोगों के साथ में ये क्या हो गया। तभी फेंगी की नजर जाती है उस वाटर पूल के ऊपर, जिसमें से काफी ज्यादा मात्रा में भाप निकल रही थी। वो कहता है कि ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ। इस भाप ने इन दोनों के मन को भटकाया और इन्हें इल्यूजन में फंसा लिया। इसके बाद फिर फेंगी इन दोनों को ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से ठीक कर देता है, लेकिन ये दोनों ही फेंगी को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद फेंगी उन दोनों से कहता है कि मैंने तुम लोगों से यह कहा था कि कहीं पर भी मत जाना, और इसके पहले तुम लोगों ने जो भी देखा होगा वो सब कुछ एक इल्यूजन ही था। शेनपाओ कहता है कि ये सब कुछ तो फैटी की वजह से हुआ। तभी फिर फेंगी चलते हुए पहुंच जाता है चूजिया के पास में। चूजिया उससे ये कहने लगती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पानी के अंदर कुछ तो है। फेंगी उससे कहता है कि इस पर ज्यादा ध्यान मत दो वरना ये तुम्हारे भी दिमाग को खराब कर सकता है। लेकिन असल में फेंगी को भी उस पानी के ऊपर कुछ ज्यादा ही शक होने लगा था, क्योंकि वो भी इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था कि यह जगह खतरे से खाली नहीं है, और वाकई में हमें उस वाटर पूल के अंदर किसी की शख्सियत नजर आती है। और इसी के साथ में यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा।